माय नेम इज़ हिरा एंड आई एम फ्रॉम निशान फाउंडेशन। आज का टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे इज़ डीलिंग विद लाइफ इन मंथ्स आफ्टर एडिक्शन। मतलब कि एक ड्रग एडिक्ट जब न्यूली रिकवर होकर अपनी रिकवरी के रास्ते पे चलना शुरू करता है, तो क्योंकि वो अभी रिसेंटली ट्रीटमेंट से बाहर आया होता है, तो कुछ फेज़ उसे कुछ मंथ्स के लिए फेस करने पड़ते हैं। उन फेजेस में क्या क्या उसे डील करना पड़ता है और कैसे उनसे डील कर सकता है, हम आज के इस डिस्कशन में उसको कवर करेंगे। सो रिकवरी में जब आप आते हैं तो रिकवरी के सफ़र में एक्चुअली जब आप स्टार्ट होते हैं तो 3 तरह के फेजेस होते हैं, हाई ऑगमेंटेशन, मॉडरेट ऑगमेंटेशन और लो ऑगमेंटेशन। हाई ऑगमेंटेशन बेसिकली डील कर रहा होता है कि आप वर्ड से ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब आपकी इमोशंस हो गए, आपकी क्रेविंग्स हो गई, आपके हर तरह की जो स्टेट है, बिहेवियरल स्टेट है, वो जब हाई होता है, जब बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हुआ होता है या अपने पीक पर होता है, तो वो हाई ऑगमेंटेशन स्टेट होता है। इसमें एक्चुअली एक रिकवरिंग पर्सन को बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, जिसमें आ जाता है कि क्रेविंग्स हैं, जिसमें है समटाइम्स लिटिल बिट माइनर इलनेसेस होती हैं या मूड स्विंग्स हैं, लैक ऑफ स्लीप हो सकता है कि कुछ पेशेंट्स को यहाँ से जाने के बाद, ट्रीटमेंट से निकलने के बाद इंसोम्निया आकर होता है, कुछ को फ्लैशबैक से इशू होता है, कुछ को कभी कभी क्रेविंग्स फील होती हैं कि वो अर्ज फील करते हैं कि वो सब्सटेंस या केमिकल को दोबारा यूज़ करें। सो हाउ टू एक्चुअली कवर ऑल दिस एंड हैव सम स्ट्रैटेजीज़ कि हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और इनसे फाइट करें, हम आज इसको डिस्कस कर रहे हैं। क्रेविंग से स्टार्ट करूं तो क्रेविंग होती क्या है, हमें पहले इस बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो क्रेविंग एक्चुअली एक अर्ज होती है, एक कहते हैं कि आपको एक तलब महसूस होना कि आप नशा करें, या आप, अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी वजह से ही हो। समटाइम्स क्रेविंग्स की 3 तरह की टाइप्स होती हैं कि एक होता है जो किसी जिसे कहते हैं फ्री फ्लोट क्रेविंग, जो किसी वजह के बगैर आपको अकर हो जाती है। वो काफ़ी एक्यूट होती है क्योंकि वो एकदम से आती है, थोड़ा सा एक्यूट होती है, मतलब कि उसका अफेक्ट ज़्यादा होता है और फिर वो थोड़े से टाइम में वैनिश हो जाती है। सो एक्चुअली इसमें वैक्सिंग एंड वैनिंग की टेक्निक होती है कि इट कम्स एंड इट गोज़। और सेकंड टाइप की अगर आप क्रेविंग देख लें तो वो डील कर रही है कंडीशनलाइज क्रेविंग से। दैट मीन्स कि समटाइम्स इफ़ यू द रिकवरिंग पर्सन जो है वो किसी पुराने दोस्त या पुरानी जगह पर गया है जहाँ उसकी ऑलरेडी यूफोरिक मेमोरीज हैं, तो एक्चुअली उसको हो सकता है कि उन यूफोरिक मेमोरीज की वजह से अर्ज फील हो कि इंस्टेंट अर्ज या इंस्टेंट क्रेविंग हो कि मुझे नशा करना चाहिए या मुझे नशा करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। तो इस टाइप की क्रेविंग को आप कहेंगे कंडीशनलाइज्ड है। जैसे कि कुछ लोग कह देते हैं कि मौसम बहुत अच्छा था तो हम लोग इस मौसम में सिगरेट पिया करते थे। तो इस तरह की क्रेविंग जो चीज़ों पे डिपेंड कर रही हूँ, जो हालात और इंसानों पर डिपेंड करती हूँ, वो क्रेविंग्स असल में कंडीशनलाइज क्रेविंग होती है। तीसरी टाइप की क्रेविंग अगर आप देख लें तो वो होती है इमोशनल एक्साइटमेंट से जो स्टार्ट होती है। इससे आप समझ सकते हैं कि इमोशंस डील कर रहे हैं आपके जज्बात से, और एक्साइटमेंट्स के कभी ज़िंदगी में, क्योंकि हर बंदे की ज़िंदगी में बहुत सारे फेजेस आते हैं, कभी खुशी के कभी गम के। तो इमोशनल एक्साइटमेंट मीन्स कि एक इमोशन जिसमें आप फ़ौरन से रश फील करें, या वो खुशी का मौका हो या वो किसी गम का या लॉस का मौका हो, तो वो जो एक्साइटमेंट है उसमें आपको अगर अर्ज हो केमिकल सब्सटेंस यूज़ की, तो दैट मीन्स कि आपको इमोशनल एक्साइटमेंट की वजह से ड्रग यूज़ की क्रेविंग हुई है। सो ये थी हमारी क्रेविंग का पार्ट। अगर हम बिहेवियरल साइड पे जाएं तो एक बंदे के बिहेवियर्स में क्या चेंजेस उस टाइम पे चल रहे होते हैं, हम उस रिकवरिंग एडिक्ट की बिहेवियर्स को भी अगर स्टडी करें तो वो एक हमें अंडरस्टैंड करवा सकता है कि उस एडिक्ट या उस रिकवरिंग एडिक्ट के बिहाफ पे वो क्या एक्चुअली फाइट कर रहा है। सो समटाइम्स हो सकता है मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हों। एक पर्सन, रिकवरिंग पर्सन जो है वो एक टाइम पे बिल्कुल काम बैठा है, तो दूसरे मोमेंट हो सकता है कि वो एकदम से इम्पल्सिव हो जाए या रिएक्शन शो कर दे। तो दैट इज़ क्वाइट नॉर्मल कि उसके जो इमोशनल रोलर कोस्टर से जो वो गुजर रहा है, तो इट्स जस्ट नॉर्मल बिकॉज वो अभी मेडिकेशन फ्री हुआ है और ही इज़ जस्ट नाउ केमिकल फ्री, तो ही इज़ गेटिंग बैक टू द नॉर्मल इमोशंस। उसकी बॉडी, उसका माइंड नॉर्मल इमोशंस पे दोबारा स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से उसके इमोशंस में एक उतार और चढ़ाव एक नॉर्मल सी बात है। तो इसके ही साथ एक रिकवरिंग पर्सन को कभी कभी नींद का इशू भी हो सकता है, जैसे कि नींद बहुत आएगी या नींद नहीं आएगी या नींद टूट के आएगी। तो ये जो नींद के पैटर्न्स हैं ये भी इसी वजह से होते हैं कि हमारे बॉडी में जो केमिकल डिसबैलेंस हो गया होता है जब हम ड्रग एडिक्शन में एक्टिव होते हैं। उसके बाद जब हम मेडिकेशन फ्री हो जाते हैं, अपने बॉडी को क्लीन करवा हो जाती है हमारी बॉडी
आफ्टर डिटॉक्सिफिकेशन, सो हमारी बॉडी वापस नॉर्मल पोजीशन पे, नॉर्मल पैटर्न्स पे आ रही होती है। ऑब्वियस सी बात है, हर चीज़ वक्त लेती है दोबारा से अपनी पुरानी पोजीशन या जगह पे आने में, तो बॉडी भी इस तरह वक्त लेती है अपनी पुराने फंक्शनिंग में आने में। तो नींद कभी कभी स्टेबलाइज नहीं होती। तो अगर आप इस तरह की किसी सिम्टम से फेस कर रहे हैं एज अ रिकवरिंग पर्सन, या आप अगर फैमिली के बिहाफ पे ये वीडियो देख रहे हैं और आपका अगर कोई रिकवरिंग पर्सन नींद से स्ट्रगल कर रहा है, तो इट्स क्वाइट नॉर्मल, बिकॉज नींद भी अपना टाइम लेती है वापस अपने साइकिल में आने में। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कभी कभी फ्लैशबैक बहुत इरिटेट करते होते हैं एक न्यूली रिकवरिंग पर्सन को, कि ऑल ऑफ द सडन वो एक नॉर्मल टाइम स्पेंड कर रहा होता है और उसे कोई अपनी पुरानी मेमोरीज में से फ्लैशबैक आ जाता है, जिससे वो या तो क्रेविंग महसूस करता है या डिस्टर्बेंस महसूस करना शुरू कर देता है इमोशंस में। तो इट इज़ क्वाइट नॉर्मल, बिकॉज यू विल गेट यूज टू दिस पैटर्न। आप पहले एडिक्शन से में थे तो आपको ये चीज़ें नहीं पता थी कि आपको फेस करनी पड़ेंगी। नाउ अब आप अपनी पुरानी हेल्दी लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको ऐसी मुश्किलात आना एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर आप इनको एज अ नॉर्मल कमिंग चैलेंजेस देख के फेस करें, तो आप इंशाल्लाह इनसे फ्री महसूस कर सकते हैं। आगे बढ़ें तो हम देखेंगे मॉडरेट ऑगमेंटेशन को। तो इस टाइम पर आपके इमोशंस, आपके बिहेवियर स्टेबल होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो मॉडरेट होते हैं। दैट मीन्स कि वो अब थोड़े से जो हाई पीक पर होते हैं वो थोड़ा सा अब सेटल हो रहे होते हैं। अब आप उस तरह से उनसे फेस नहीं कर रहे होते और स्ट्रगल नहीं कर रहे होते, अब वो थोड़ा सा अपनी इंटेंसिटी कम करके आपको फेस करवा रहे होते हैं। तो इस टाइम पे एक पर्सन जो है वो काफ़ी हद तक जान भी चुका होता है कि वो किस दौर से गुजरा है और गुजर रहा है, तो वो काफ़ी हद तक डील कर लेता होता है। सो इसमें भी बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं। बिहेवियर के बेसिस पे भी देखा जाए तो बहुत सारी चेंजेस आती हैं। देन यू नीड टू हैव क्रेविंग्स के सिलसिले में मैंने आपको कुछ बताना और भी ज़रूरी चाहूँगी कि 3R मेथड होता है। दैट इज़ रिकग्नाइज, एंड देन दैट इज़ फर्स्ट आप रिकग्नाइज करें कि आपको किस टाइप की क्रेविंग हो रही है। सेकंड में आप रिव्यू कर लें कि आप उससे या किस तरह से डील आउट करेंगे, या रिड्यूस कर लें कि आप उसे कैसे डील आउट करेंगे, कौन सी एक्टिविटीज़, कौन से पैटर्न्स को अगर आप साइड पे अपनाएं तो उन क्रेविंग्स को ओवरकम कर सकते हैं। और थर्ड पे आप रीफोकस कर लें कि अगर क्रेविंग आई थी, आपने उसे समहाउ डील कर ली है, वो चली गई है या कम हो गई है, तो आप वापस अपनी पुरानी एक्टिविटी में इंडल्ज हो जाएं जो आप प्रीवियसली कर रहे थे, बजाय कि आप उस क्रेविंग के बारे में मजीद सोच के अपने आप को अनस्टेबल करें या इरिटेट करें। थैंक यू सो मच।